रात के अंधेरे में शहर में एक के बाद एक खून हो रहे हैं। ये खून इतने भयानक हैं कि आम इंसान की सोच से बिल्कुल बाहर है। इस भयानक जुर्म का सच सामने लाने के लिए पुलिस की एक लेडी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसे समझ आता है कि यह लड़ाई सिर्फ बाहरी अपराधियों से नहीं है। इस केस की गहराई में उसे अपना अतीत का एक ऐसा जख्म जुड़ा है जो हर पल उसका पीछा कर रहा है। एक तरफ शहर में फैला डर और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी का अंधेरा। क्या वो खुद को और इस शहर को दलदल से बचा पाएगी? जानने के लिए देखिए आज की कहानी। सीरीज की शुरुआत में एसीपी रीता फेरेरा और उसकी टीम को दिखाया जाता है। वो मुंबई के रेड लाइट एरिया में रेड मारने आए हैं। उनके पास खबर थी कि वहां काम करने वाली महिलाओं की छोटी छोटी बच्चियों को जबरदस्ती बेचा जा रहा है। रीता और उनकी टीम उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन इस गैंग का मुख्य आदमी अभी भी गायब है। एक लड़की की मां ने अपनी बेटी को छुपा दिया है, इसीलिए वो आदमी उस बच्ची को लेने आया था। रीता जब बिल्डिंग की छत पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वो आदमी बच्ची को छीन रहा है और उसकी माँ उसे बचा रही थी। जब रीता उस पर गन तानती है तो वो बच्ची और माँ को नीचे फेंकने की धमकी देता है। मजबूरी में रीता अपनी गन नीचे रख देती है। तभी माँ उस आदमी को धक्का दे देती है और खुद रेलिंग से नीचे गिर जाती है। रीता तुरंत उस आदमी के पैर पर गोली मारती है, बच्ची को बचाती है और फिर उस अपराधी को खत्म कर देती है। यहाँ रीता पिछले 8 महीनों से एक टीचर बनकर रह रही थी। सब उसे टीचर ही समझते थे, लेकिन उसका असली मकसद इस गैंग को पकड़ना था। अब मिलते हैं रीता के बॉयफ्रेंड आदित्य से। आदित्य पेशे से एक डॉक्टर है। दोनों 2 साल से साथ हैं, लेकिन आजकल उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। रीता ने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया है, पर आदित्य उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रीता ने जो रेड मारी थी उसकी वजह से पूरे शहर में उसकी तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि रीता ने अपनी बुद्धि से इतने बड़े गिरोह को पकड़ लिया। शहर के डीसीपी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, इसीलिए सबको लग रहा है कि रीता ही अगली डीसीपी बनेगी। लेकिन एसीपी विक्रम भी इस पद की रेस में है। वो नहीं चाहता कि रीता को यह प्रमोशन मिले। विक्रम इस बारे में अपने जूनियर ऑफिसर जतिन से बात करता है। रीता के बारे में एक और बात, उसे गांजा पीने की बुरी लत है। जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है तब वो इसका इस्तेमाल करती है। आज उसके पास स्टॉक खत्म हो गया था तो वो अपने एक सोर्स को फोन करती है जिसे वो डॉक्टर बोलती है और उसे बीच मतलब समंदर किनारे पर मिलने को बोलती है। उसी समय एक रिहैब सेंटर से साजिद नाम का एक लड़का सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देकर चुपके से बाहर निकल आता है। रीता उसी ड्रग सप्लायर के बताए हुए अनुसार बीच पर उसका इंतजार कर रही थी। तभी वहां मनोहर नाम का एक बुजुर्ग आदमी आता है। मनोहर अक्सर बीच पर रहने वाले कुत्तों के लिए खाना लेकर आता है। आज भी वो वही कर रहा था। वैसे तो उस वक्त बीच पर कोई नहीं होता, पर रीता को देखकर वो उससे बातें करने लगता है। मनोहर कुत्तों के लिए उबला हुआ चिकन लाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने ध्यान दिया कि कोई कुत्तों को कच्चा मांस खिला रहा है जो उनकी सेहत के लिए बुरा है। मनोहर को लगा कि शायद रीता ही वो इंसान है, लेकिन रीता साफ मना कर देती है। बात करते करते मनोहर उसे पहचान लेता है कि ये तो एसीपी रीता फेरेरा है। रीता पहले तो मना करती है, पर मनोहर लगातार उसके पीछे पीछे बोलता रहता है। रीता पहले से ही परेशान थी और अपने ड्रग सप्लायर का इंतजार कर रही थी, इसीलिए उसे मनोहर की बकबक बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसका मन कर रहा था कि वो सारा चिकन मनोहर के मुंह में ठूंस दे ताकि वो चुप हो जाए, पर वह ऐसा नहीं करती और उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो ड्रग डीलर आता है जिसे रीता डॉक्टर बोलती है। ये डॉक्टर अपने पेशेंट के नाम से सेव करके रखता है। रीता ने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। नशा लेकर रीता वहां से निकलती है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। अगली सुबह जब रीता ऑफिस के लिए निकलती है तो उसे कंट्रोल रूम से खबर मिलती है कि बीच पर किसी का खून हो गया है। रीता तुरंत वहां पहुंचती और वो देखती है मरने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मनोहर है जिसे वो पिछली रात बात की थी। उस इलाके के थाना इंचार्ज का नाम कामत है। कल रात कामत के बेटे का जन्मदिन था, इसलिए वो सुबह समय पर मौके पर नहीं पहुंच पाया। वहां मौजूद पुलिस वालों ने सबूतों को सुरक्षित रखने के बजाय लाश के पास बोतलें रख दी थी, जो बहुत गलत तरीका था। रीता जब लाश के पास जाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। मनोहर की गर्दन काट कर उसकी हत्या की गई थी और उसके मुंह में ढेर सारा कच्चा चिकन ठूंस दिया गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कल रात गुस्से में रीता ने सोचा था। रीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये काम किसने किया। इधर सुबह होते ही एसीपी विक्रम कमिश्नर को फोन करता है। विक्रम किसी भी तरह डीसीपी बनना चाहता है, लेकिन कमिश्नर उसे बताता है कि ऊपर से वुमेन एम्पावरमेंट का दबाव है, इसलिए रीता का पलड़ा भारी है। लेकिन कमिश्नर विक्रम को दिलासा देता है कि अगर रीता से कोई बड़ी गलती हो जाए या उसके खिलाफ कोई खराब रिपोर्ट आए तब शायद विक्रम को मौका मिल सकता है। अब विक्रम बस रीता की एक गलती का इंतजार कर रहा है। सीन बदलता है और हम गीता रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचते हैं। इसके डायरेक्टर प्रभात राउत हैं। प्रभात देखते हैं कि साजिद अभी तक सो रहा है। जब वो उसके कमरे में जाते हैं तो उन्हें साजिद के हाथ देखकर समझ आता है कि उसने कल रात ड्रग्स ली है। उन्हें उसके तकिए के नीचे एक फोन भी मिलता है जो वहां ले जाना मना है। जब साजिद जागता है तो प्रभात उससे पूछताछ करते हैं। साजिद हार मान चुका है और कहता है वो ये सब और नहीं कर
सकता, उसे बस यहाँ से जाने दिया जाए। लेकिन प्रभात उसे समझाता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्रभात अपने डेस्क पर जाकर साजिद का वो फोन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लॉक होने की वजह से खुल नहीं पाता। दूसरी तरफ रीता अपनी असिस्टेंट ASI इंदू के साथ फॉरेंसिक लैब जाती है। वहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट रीता से पूछता है कि क्या वो मरने वाले मनोहर को पहले से जानती थी। रीता पिछली रात वाली मुलाकात की बात छुपा लेती है और कह देती है नहीं, वो उसे नहीं जानती। उधर रेड लाइट एरिया में बचाई गई बच्चियों को एक सेफ हाउस में रखा गया है। सुबह वहाँ एक अनजान लड़की आती है और उन बच्चियों को डरा देती है। वो उनसे कहती है कि उनकी मम्मी को पुलिस ने पकड़ लिया है और एक बच्ची से ये भी कह देती है कि उसकी माँ मर चुकी है। इस वजह से बच्चियां रोने लगती है और खाना पीना छोड़ देती हैं। रीता के सख्त आदेश थे कि बाहर का कोई भी बच्चों से नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो लड़की अंदर कैसे आई स्टाफ को पता नहीं चलता। रीता वहां पहुंचकर बच्चियों को समझाने की कोशिश करती है। बच्चियां अपनी माँ से मिलने की जिद करती हैं। रीता उन्हें वादा करती है कि अगर वो खाना खाएंगी तो वो उनकी मुलाकात उनकी मम्मी से करवाएगी। इसके बाद कमिश्नर रीता की काबिलियत और मीडिया के दबाव को देखते हुए उसे नया DCP बना देते हैं। यहाँ रीता के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि रीता की माँ इजाबेल एक पुलिस कांस्टेबल थी। उसके पिता एक सिंगर थे। इजाबेल ने उनसे लव मैरिज किया था, लेकिन बाद में उसके पिता रीता और उसकी माँ को छोड़कर चले गए। जाते जाते पिता उन पर बहुत सारा कर्ज छोड़ गए थे। इजाबेल चाहती थी कि रीता पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन रीता अपने पिता की तरह सिंगर बनना चाहती थी। रीता की माँ को उसके पिता से नफरत थी, इसलिए जब भी रीता अपने पिता को याद करती, उसकी माँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव और टॉर्चर करती थी। रीता आज भी अपने बचपन के उन जख्मों को नहीं भूल पाई है। रीता की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और वो बिल्कुल अनाथ है। रीता का प्रमोशन हो गया है और वो अब ACP से DCP बन गई है। इंदू अब रीता के बहुत करीब रहने लगी है। हालांकि इंदू रीता से पद में छोटी है, लेकिन वो रीता को अपनी बेटी की तरह मानती है और रीता भी उसका बहुत सम्मान करती है। इंदू उसे तरक्की के लिए बधाई देती है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। कमिश्नर वहाँ कई महिला पुलिस ऑफिसरों की तारीफ करते हैं और रीता के DCP बनने की खबर देते हैं। तभी अनीता नाम की एक रिपोर्टर रीता से टेढ़े सवाल पूछना शुरू कर देती है। जहाँ पूरा शहर रीता को हीरो मान रहा था, वहीं रिपोर्टर ने उस बच्चे की माँ की मौत पर सवाल उठाया। रीता बड़ी समझदारी से जवाब देती है कि उस घटना में वो हीरो नहीं है, बल्कि वो माँ हीरो थी जिसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए जान दे दी। विक्रम अभी भी इस ताक में है कि कब रीता कोई गलती करे और वो उसकी जगह ले ले, लेकिन रीता हमेशा विक्रम से एक कदम आगे ही रहती है। इसी बीच एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। कल रात रीता जिस डॉक्टर ड्रग डीलर से मिली थी, उसका एक CCTV फुटेज लोकल SI कमात के हाथ लग जाता है। कमात तुरंत उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछता है कि उसके साथ वो हुडी वाला इंसान कौन था। डॉक्टर जानता है वो रीता थी, इसीलिए वो चुप रहता है। जब इंदू को डॉक्टर की गिरफ्तारी की खबर लगती है तो वो तुरंत रीता को बताती है। रीता और इंदू फौरन उस थाने की ओर निकल जाते हैं। सीन बदलता है और हम साजिद को देखते हैं। वो अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसकी नजर अपनी उस T-शर्ट पर पड़ती है जो उसने कल रात पहनी थी। उस पर खून के दाग लगे थे। साजिद घबराकर उन दागों को मिटाने की कोशिश करता है और आखिर में T-शर्ट धो देता है। उधर रिहैब सेंटर में प्रभात एक मैकेनिक की मदद से साजिद का वो फोन ठीक करवा लेता है। फोन चालू करने पर पता चलता है कि उसे सिर्फ एक ही नंबर पर कॉल किया गया था जो अनंत नाम से सेव था। प्रभात सच्चाई जानने के लिए उस नंबर पर फोन करते हैं तो आगे से एक लड़की की आवाज आती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रिपोर्टर अनीता की थी। अनीता की आवाज सुनकर प्रभात थोड़े हैरान होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनीता के तीखे सवालों की वजह से कमिश्नर की नजर उस पर पड़ती है। कमिश्नर अपने जूनियर ऑफिसर जतिन को अनीता का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देते हैं। उसी वक्त कमिश्नर जब अनीता का नाम पुकारते हैं तो फोन पर प्रभात उसका नाम सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि फोन पर वही है। प्रभात वापस जाकर साजिद से कड़ाई से पूछताछ करते हैं और आनंद का नाम लेते हैं। नाम सुनते ही साजिद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद बीती रात का सच दिखाया जाता है। साजिद और अनीता रात के अंधेरे में बीच पर खड़ी एक पुरानी नाव में बैठकर नशा कर रहे थे। अनीता ही वही लड़की थी जो कुत्तों को कच्चा मांस खिलाती थी। उस रात मनोहर ने उन दोनों को देख लिया था। अपनी पोल खुलने के डर से उन्होंने मनोहर को मारने का प्लान बनाया। साजिद ने मनोहर को पकड़ लिया और अनीता ने उसकी गर्दन काट दी। मनोहर चिल्ला न सके इसलिए उन्होंने उसके मुंह में कच्चा चिकन ठूंस दिया। यही नहीं, उन्होंने मनोहर के पर्स से कुछ पैसे चुराए और उन्हीं पैसों से ड्रग्स और खाना खरीद कर नशा किया। प्रभात अब समझ चुके थे कि अनंत कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जिसकी आवाज उन्होंने फोन पर सुनी थी।
प्रभात ने साजिद को समझाने की कोशिश की अगर वो उस लड़की अनीता को पसंद करता है तो वो उसे सच बता दे, लेकिन साजिद ने मुंह नहीं खोला और उल्टा प्रभात पर चिल्लाने लगा। हालांकि थोड़ी देर बाद प्रभात ने उसे फिर से शांत कर दिया। इधर ड्रग डीलर डॉक्टर के पकड़े जाने से रीता घबराई हुई थी। खुद को बचाने के लिए वो थाने पहुंची और एसआई कामत के सामने खुद उस डीलर से पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान डॉक्टर ने समझदारी दिखाई और कहा, उस रात में नशे में था, मुझे याद नहीं कि मेरे साथ कौन था। अपनी गर्दन बचाने के लिए रीता ने बड़ी चालाकी से वो केस कामत के थाने से छीनकर क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया ताकि उसका नाम कभी सामने ना आए। कामत और विक्रम अच्छे दोस्त हैं। कामत को बुरा लगा कि रीता ने उससे केस छीन लिया, इसलिए उसने विक्रम को सब बता दिया। विक्रम को शक हो गया कि इस केस में रीता इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। उसने कामत से कहा कि इस केस की एक कॉपी लेकर उसे मिले, वो खुद इसकी जांच करेगा। इसके बाद वो रीता कमिश्नर से मिलती है तो उसे महसूस हुआ कि कमिश्नर उसे डीसीपी तो बना चुके हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि रीता खुद बड़े केस सुलझाए। कमिश्नर चाहते हैं कि उनके खास लोग जैसे विक्रम ये सब कुछ संभाले। तभी रीता के पास उसके बॉयफ्रेंड आदित्य का फोन आता है। वो रीता को प्रमोशन की खुशी में डिनर पर बुलाता है और बोलता है कि उसकी माँ उसे बधाई देना चाहती है। रीता रात 8:30 बजे पहुंचने का वादा करती है। इधर आदित्य ने रीता को प्रपोज करने के लिए एक अंगूठी भी खरीद ली है। दूसरी तरफ रिपोर्टर अनीता के घर का हाल दिखाया जाता है। उसके चाचा बहुत बीमार हैं और उन्हें लकवा मार गया है। अनीता ही उनका ख्याल रखती है। रीता को मरने वाले मनोहर के मोबाइल में कुछ तस्वीरें और एक संदिग्ध लिंक मिलता है जो इस केस को एक नया मोड़ दे सकता है। रीता तुरंत अनीता को पूछताछ के लिए बुलाती है। अनीता बताती है कि वो एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल में काम करती है। जब वो बार बार पूछती है कि उसे क्यों बुलाया गया है, तब रीता उसे एक फोटो दिखाती है। उस फोटो में अनीता मरने वाले मनोहर के ठीक पीछे खड़ी दिख रही है। पकड़े जाने पर अनीता मान लेती है कि वो मनोहर को जानती थी। उसने कहा कि मनोहर कुत्तों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसने एक बार उनका इंटरव्यू लिया था। रीता ने जब पूछा कि कत्ल किसने किया होगा तो अनीता ने चालाकी से जवाब दिया, मैडम ये पता लगाना तो आपका काम है। रीता उसे उन बच्चियों से मिलने और उन्हें डराने के लिए भी डांटती है, पर अनीता कहती है कि सवाल पूछना उसका हक है। रीता के ऑफिस से निकलते वक्त अनीता देखती है कि एएसआई इंदु साल 2018 के एक पुराने मर्डर केस की फाइलें ढूंढ रही है। इत्तेफाक से अनीता भी कल रात वही फाइलें पढ़ रही थी। दूसरी तरफ एसआई कामत उस ड्रग डीलर वाले केस की फाइलें विक्रम को दे देता है। फोटो देखते ही विक्रम समझ जाता है कि ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि पहले भी इसी तरह से खून हो चुके हैं। उधर इंदु भी रीता को बताती है कि 2018 में रवि देसाई और दिनेश प्रधान नाम के 2 लोगों का कत्ल भी इसी पैटर्न से हुआ था। उस वक्त पुलिस को लगा था कि ये कोई कटर गैंग का काम है और उन्होंने शक्ति सुरभि नाम के आदमी को जेल भेज दिया था, जो अभी भी जेल में है। जांच में एक और अजीब बात सामने आती है। मनोहर बहुत नेक इंसान थे और अपने पैशन का बड़ा हिस्सा कुत्तों की सेवा में लगाते थे। 2018 में मरा दिनेश प्रधान आटे की चक्की का मालिक था और गरीबों में मुफ्त आटा देता था। वहीं रवि देसाई एक टीचर था जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। इसका मतलब ये है कि अब तक इस तरीके से जितने भी लोगों का कत्ल हुआ है वो सब बहुत अच्छे और मददगार इंसान थे। कातिल चुन चुन कर नेक लोगों को अपना निशाना बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर 2018 में शक्ति सुरभि की गिरफ्तारी के बाद कटर गैंग खत्म हो गया था तो अब दोबारा वैसे ही खून कर कौन रहा है। रीता केस की गुत्थी सुलझाने में इतनी खो गई थी कि वो आदित्य के साथ डिनर पर जाने की बात भूल गई। उधर रिहैब सेंटर में अनीता चोरी छिपे साजिद से मिलने पहुंचती है। साजिद उसे वापस जाने को बोलता है क्योंकि उसे डर है कि प्रभात को शक हो गया है। तभी प्रभात वहां आते हैं और दोनों को साथ देख लेते हैं। अपना शक दूर करने के लिए प्रभात उसी अनंत वाले नंबर पर फोन लगाते हैं और अनीता का फोन बज उठता है। प्रभात को सारा सच समझ आ जाता है। इसके बाद कहानी साल 2015 में जाती है। अनीता और साजिद एक लड़कों के अनाथालय मतलब बॉयज ऑर्फनेज में रहते थे। वहाँ का सुपरिंटेंडेंट फर्नांडिस बहुत बुरा आदमी था। वो अनीता मतलब आनंद को लड़की के कपड़े और विग पहनाकर अपने पास बुलाता था और उसे मोलेस्ट करता था। जब साजिद को यह पता चला तो दोनों ने मिलकर फर्नांडिस को मारने का फैसला किया। उन्होंने फर्नांडिस को मार डाला। ये उनका पहला कत्ल था। उस रात वो वहाँ से भाग गए और पुरानी नाव में छिप गए। कुछ दिनों बाद साजिद ने अनीता को बिना बताए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया ताकि अनीता बच सके। अनीता के चाचा और दादी उसे अपने साथ ले गए। आप सोच रहे होंगे कि अनीता लड़की होकर लड़कों के अनाथालय में क्यों थी। इसका जवाब आगे मिलेगा। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। अनीता और साजिद ने अपनी पोल खुलने के डर से प्रभात का भी कत्ल कर दिया है और भागकर फिर से उसी पुरानी नाव में पहुंच गए हैं। साजिद को बहुत पछतावा हो रहा है क्योंकि प्रभात ने ही उसकी जान बचाई थी और उसे रिहैब सेंटर लाए थे। उसे लग
लग रहा है कि उसने अपने रक्षक को ही मार दिया, लेकिन अनीता उसे बार बार समझा रही है कि जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाओ। साजिद को नशे की तलब लग रही थी और वो गुस्से में अपना फोन पत्थर के बीच फेंक देता है। अनीता उसे ढूंढने की कोशिश करती है पर फोन नहीं मिलता। दूसरी तरफ रीता समय पर डिनर पर नहीं पहुंच पाई, जिससे दुखी होकर आदित्य ने बहुत शराब पी ली। नशे में गाड़ी चलाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। रीता मौके पर पहुंचती है तो उसे अपनी गाड़ी में ले जाती है। यहाँ पुरानी यादें दिखाई जाती है कि 2 साल पहले भी आदित्य ने इसी तरह रीता की कार को टक्कर मारी थी। आदित्य एक डॉक्टर था, इसलिए उसने रीता की आंखों और हाथों की गंध से तुरंत पहचान लिया था कि उसने गांजा पिया है। वहीं से उनकी जान पहचान और प्यार शुरू हुआ था। प्रेजेंट में रीता और अनीता दोनों ही अपने अपने साथियों को मतलब आदित्य और साजिद को घर ले जाकर सुला देती हैं। अगली सुबह खबर फैलती है कि प्रभात राउत का कत्ल हो गया है। जब साजिद की आंख अनीता के घर में खुलती है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो अनीता की दादी को देखकर डर जाता है क्योंकि इस घर से उसका कोई पुराना भयानक नाता था। रीता मर्डर वाली जगह पहुंचती है। वो आदित्य की हरकत की वजह से पहले ही गुस्से में थी, इसीलिए पुलिस वालों की लापरवाही देखकर उन पर बुरी तरह चिल्लाती है। इस बार कातिल ने एक नया तरीका अपनाया था। मनोहर के मुंह में चिकन था तो प्रभात के मुंह में एक मोबाइल फोन ठूंस दिया गया था। रिहैब सेंटर के लोग पुलिस को साजिद के बारे में बताते हैं कि वो नशेड़ी था और प्रभात ने ही उसे यहाँ रखा था। जांच के दौरान प्रभात की डायरी से पुलिस को एक अनंत वाला नंबर मिलता है जिसे प्रभात ने नोट किया था, लेकिन रिहैब सेंटर से कोई नहीं जानता कि वो अनंत आखिर है कौन। पुलिस को मर्डर वाली जगह से लंबे बाल का एक नमूना और 2 लोगों के उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। पुलिस को शक है कि ये बाल और निशान कातिलों के ही हैं। दूसरी तरफ अनीता के घर पर साजिद नशे के लिए तड़प रहा है। अनीता उसे ड्रग्स देती है जिससे उसे सुकून मिलता है। इसके बाद अनीता उसे अपने लकवाग्रस्त चाचा के पास ले जाती और कहती है, देखो इसे मैंने अब तक इसलिए जिंदा रखा है। असल में 2015 वाले मर्डर के बाद साजिद जुवेनाइल सेंटर चला गया था। 2017 में वहां से छूटने के बाद वो अनीता से मिलने उसके घर आया था। अनीता का चाचा उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर था। उसने जब साजिद को अनीता के साथ देखा और जाना कि वो नशेड़ी है तो उसने साजिद को बहुत बेरहमी से पीटा था। उस रात चाचा ने साजिद को बहुत टॉर्चर किया था और अनीता को भी अपनी जिंदगी का अभिशाप कहा था। अनीता ने अपने चाचा को आज तक सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है ताकि वो उसे तड़पता हुआ देख सके और अपना बदला ले सके। वो साजिद को दिखाना चाहती है कि जिसने उसे मारा था आज उसकी ये हालत है। तभी अनीता के ऑफिस से उसके बॉस का फोन आता है और उसे प्रभात की मर्डर की खबर कवर करने के लिए बोला जाता है। अनीता साजिद को घर पर छोड़कर खुद रिपोर्टिंग के लिए निकल जाती है। असल में पिछली रात जब प्रभात को पता चल गया था कि अनीता ही अनंत है, तब भी उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा था, अगर तुम बाहर जाओ तो चाबी लेकर जाना। लेकिन अनीता को डर था कि प्रभात सब जान चुके हैं और साजिद का फोन भी उनके पास है। अनीता ने साजिद को उकसाया और कहा कि उसे मरना ही होगा। अनीता के कहने पर साजिद ने प्रभात की नस काटकर उनका कत्ल कर दिया, यानी कि कत्ल साजिद ने किया था, अनीता ने नहीं। सीन प्रेजेंट में आता है। अनीता रिपोर्टिंग के लिए पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जतिन से होती है। जतिन अनीता को पसंद करने लगा था, इसीलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए केस की अंदरूनी बात बता देता है। वो कहता है कि यहाँ के एक मरीज ने ही एक डॉक्टर का कत्ल किया था। जतिन ने अभी नाम नहीं लिया, लेकिन अनीता के मुंह से गलती से साजिद का नाम निकल जाता है। जतिन को थोड़ा शक होता है पर अनीता बहुत चालाकी से बात घुमा देती है। वो मजाक में कहती है, हाँ मैं अभी साजिद से मिलकर ही आ रही हूँ, वो तो मेरे घर पर ही है। जतिन उसे कॉफी पीने के लिए बोलता है पर अनीता मना करके चली जाती है। इधर मीडिया में शोर मच गया है कि ये एक सीरियल किलिंग का केस है। कमिश्नर रीता और विक्रम को बुलाकर इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का हुक्म देते हैं। विक्रम कहता है कि ये सब साजिद का काम है। वो पहले जुवेनाइल सेंटर में था, फिर कटर गैंग के लिए काम करने लगा था। लेकिन रीता सवाल उठाती है कि अगर साजिद ने ही खून किया है तो उसका मोटिव क्या है। विक्रम का कहना है कि साजिद एक नशेड़ी है, उसके लिए 50 या 100 रुपए के लिए किसी की जान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि मरने वाले सभी लोगों के वॉलेट्स चोरी हो गए हैं। इसलिए विक्रम को यकीन है कि उसने नशे के पैसों के लिए ही ये सब मर्डर्स किए हैं। लेकिन रीता को यह बात हजम नहीं हो रही। उसे लगता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। भले ही रीता इस केस की इंचार्ज है, फिर भी कमिश्नर ने विक्रम को साजिद को पकड़ने की जिम्मेदारी दे दी। कमिश्नर चाहते हैं कि विक्रम खुद को साबित करे। विक्रम ने जिस चंदू नायक का जिक्र किया था वो भी कटर गैंग का हिस्सा था, लेकिन अब वो सिर्फ पैसों के लिए इधर उधर इंटरव्यू देता फिरता है। रीता को गुस्सा आता है कि विक्रम को चंदू नायक के बारे में पता चल गया और उसकी टीम को कुछ नहीं पता। वो इंदू पर बुरी तरह चिल्लाती और हुक्म देती
है, जल्द से जल्द चंदू नायक को ढूंढो। साथ ही वो मौके से मिले बालों और उंगलियों के निशानों की रिपोर्ट भी जल्दी मंगवाती है। दूसरी तरफ आदित्य पूरी तरह समझ चुका है कि रीता उसके साथ रिश्ता खत्म करना चाहती है। उसका दिल टूट गया है। आदित्य की माँ ने दोनों की सगाई की तैयारी कर रखी है, इसलिए आदित्य चाहता है कि रीता उसके साथ चलकर उसकी माँ को सच बता दे, लेकिन रीता साफ मना कर देती है। वो कहती है ये तुम्हारी समस्या है, अपनी माँ को खुद संभालो। आदित्य को अब यकीन हो गया है कि उनका रिश्ता अब कभी नहीं जुड़ पाएगा। अनीता जब अपने घर वापस आती है तो देखती है साजिद वहाँ से भाग गया है। उधर रीता के कहने पर इंदु चंदू नायक से मिलने पहुंचती है। चंदू बताता है कि साजिद उनके साथ काम करता था, वो लेफ्ट हैंड से हमला करता था। प्रभात के हाथ की फोटो देखकर चंदू पक्का कह देता है कि यह 100% साजिद का ही काम है। पुलिस को अनंत वाले नंबर की डिटेल से पता चलता है कि वो नंबर फर्नांडिस के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस जैसे ही उस फोन को चालू करती है, पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है। साजिद भागकर एक पुराने थिएटर में पहुंच गया है, जहां वो दूसरे नशेड़ियों के साथ मिलकर ड्रग्स लेता है। विक्रम ने भी अपने जासूस साजिद के पीछे लगा रखे हैं, जो उसे पल पल की खबर दे रहे हैं। रीता और उसकी टीम फोन लोकेशन का पीछा करते हुए उसी पुरानी नाव तक पहुंचती है। तलाशी में उन्हें पता चलता है कि यहाँ साजिद नशा करता था। इधर ड्रग्स लेने के बाद साजिद को बार बार मरे हुए प्रभात का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसने अनीता के उकसाने पर ही प्रभात को मारा था। अब साजिद बदहवास होकर शहर में घूम रहा है और अनीता उसे ढूंढ रही है। रात को इंदु आकर रीता को एक बहुत जरूरी बात बताती है। चंदू ने बताया था कि साजिद बाएं हाथ से हमला करता है, लेकिन जब पुलिस 2015 के फर्नांडिस मर्डर की फोटो देखती है तो पता चलता है कि फर्नांडिस के दाएं हाथ पर कट लगा था। इसका मतलब यह है कि फर्नांडिस का कत्ल साजिद ने नहीं बल्कि किसी और ने किया था। इशारा यह है कि यह कत्ल अनीता ने किया था। सीन बदलता है और हम साजिद को देखते हैं। वो रेलवे स्टेशन के एक ओवर ब्रिज पर खड़ा है। सामने से ट्रेन आ रही है। साजिद नशे की हालत में प्रभात की मौत को लेकर इतना दुखी था कि वो ट्रेन के सामने कूदकर जान देने वाला था। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ गई और उसने पीछे से खींचकर साजिद की जान बचा ली। दूसरी तरफ अनीता पागलों की तरह साजिद को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक बस स्टैंड पर सो जाती है। नींद में उसे सपना आता है कि साजिद मर गया है और वो उसकी लाश के पास बैठकर रो रही है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो तुरंत जतीन को कॉल करती है और उसे पता चलता है साजिद जिंदा है और पुलिस की गिरफ्त में है। असल में साजिद को बचाने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ड्रग्स की बहुत ज्यादा डोज लेने के वजह से उसकी हालत खराब है और वो बेहोश है। खबर मिलते ही रीता हॉस्पिटल पहुंचती है। विक्रम भी वहीं आसपास घूम रहा है। रीता ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसे विक्रम का एक खबरी नजर आया। रीता को ये बात बहुत बुरी लगी कि वो केस की इंचार्ज है, फिर भी विक्रम छुपकर उसके पीछे अपनी जांच चला रहा है। इस बात पर रीता और विक्रम की बहस हो जाती है। विक्रम इस बारे में कमिश्नर से शिकायत करता है, लेकिन कमिश्नर उसे समझाते हैं कि रीता को अपने तरीके से जांच करने दो। विक्रम बार बार यही कह रहा है कि रीता सिर्फ समय बर्बाद कर रही है और वो केस को चुटकियों में सुलझा सकता है। जब रीता हॉस्पिटल से घर लौटती है तो वो देखती है कि आदित्य घर छोड़कर चला गया है। अकेलेपन और तनाव में रीता को फिर से अपने बचपन के जख्म याद आने लगते हैं और वो अपनी मरी हुई माँ की कल्पना करने लगती है। रीता को बचपन से ही अपनी माँ की कड़वी बातें सुनने की आदत थी। अकेलेपन में उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता है जो उसे ताना मार रही थी। उसकी माँ उसे समझा रही है कि उसने आदित्य जैसे अच्छे लड़के को खोकर बहुत बड़ी गलती की है। उसकी माँ इजाबेल का मानना था कि रीता हमेशा गलत फैसले लेती है और खुद को सजा देती है। असल में इजाबेल अपने पति मतलब रीता के पिता से बहुत नफरत करती थी। उसे लगा था कि पति के जाने के बाद रीता बदल जाएगी, लेकिन रीता बिल्कुल अपने पिता जैसी निकली। वो वही करती थी जो उसके पिता को पसंद था और ये बात इजाबेल को बर्दाश्त नहीं थी। वो रीता को हमेशा कोसती थी कि उसकी वजह से ही वो कभी खुश नहीं रह पाई और रीता भी कभी सुखी नहीं होगी। यही सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। रीता बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए वो फिर से नशा करने के लिए उस डॉक्टर ड्रग डीलर को फोन करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसी बीच सोशल मीडिया पर साजिद के पुराने सभी गुनाह वायरल हो जाते हैं। रीता समझ जाती है कि कमिश्नर ने खुद ये जानकारी लीक की है ताकि ये साबित हो सके कि साजिद ही असली कातिल है। इधर अनीता जानकारी चुराने के लिए जतिन के घर पहुंचती है। उसे पता है कि जतिन उसे पसंद करता है, इसलिए उसे बेवकूफ बनाकर सच उगलवाना आसान होगा। उसकी चाल कामयाब होती है और जतिन उसे सब बता देता है। वो ये भी बताता है कि पुलिस को जांच के दौरान अनंत नाम के किसी आदमी का लिंक मिला। ये सुनते ही अनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि पुलिस अब उसके बहुत करीब है। जतिन बताता है कि वो बहुत जल्द अनंत तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि पुलिस को पक्का यकीन है कि साजिद अकेला नहीं है। उसने ये भी बताया कि पुलिस के पास उंगलियों के निशान और बालों के नमूने भी हैं। ये सुनते ही अनीता घबराकर वहां से भाग निकली। अनीता अब पुलिस को गुमराह करने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो अपने न्यूज ऑफिस के
लोगों को समझाती है कि साजिद तो सिर्फ एक नशेड़ी है और पुलिस अपनी साख बचाने के लिए उसे फंसा रही है। तभी उसे पता चलता है कि चंदू नायक पुलिस को साजिद के बारे में कुछ खास जानकारी देने वाला है। चंदू का नाम सुनते ही अनीता को पुरानी बात याद आ गई। साल 2017 में जब चाचा ने साजिद को मारा था, तब अनीता उसे ढूंढते हुए चंदू के पास गई थी। उस वक्त चंदू ने उसे पहचान लिया था। चंदू जानता था कि अनीता और साजिद एक ही अनाथालय में थे। उसने अनीता से कहा था, तुम वही अनंत हो ना? मैंने फर्नांडिस की लाश देखी थी, उसकी नस जिस तरह कटी हुई थी वो साजिद का काम नहीं था। इसका मतलब है कि चंदू को पहले से पता था कि फर्नांडिस का कत्ल अनीता ने किया था। अनीता को डर है कि अगर पुलिस चंदू से मिली तो वो सब सच उगल देगा। इधर हॉस्पिटल में साजिद को होश आता है। तुरंत कमिश्नर विक्रम को फोन करके बोलते हैं कि वो जल्द से जल्द साजिद से पूछताछ करे और उसे अपने कस्टडी में ले ले। कमिश्नर कहते हैं कि वो रीता को संभाल लेंगे। रीता को केस से भटकाने के लिए कमिश्नर उसे फोन करते हैं और बोलते हैं, होम मिनिस्टर का बेटा शूटिंग करना चाहता है तो जाकर उसकी मदद करो। कमिश्नर के कहने पर रीता को मजबूरन होम मिनिस्टर के बेटे के शूटिंग सेट पर जाना पड़ता है। हालांकि रीता ने समझाने की कोशिश की कि यह केस बहुत सीरियस है, पर कमिश्नर नहीं माने। रीता समझ गई कि ये सब उसे इन्वेस्टिगेशन से दूर रखने की एक चाल है, इसलिए वो वहां काम किए बिना गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ विक्रम ने अपने प्लान के मुताबिक साजिद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर अपनी कस्टडी में ले लिया। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है जिससे एक बड़ा खुलासा होता है। प्रभात के कमरे से जो बाल मिले थे वो असली नहीं बल्कि नकली बाल थे। रीता हैरान हो गई कि अगर अनंत एक लड़की है तो वो नकली बाल क्यों लगाएगी। साजिद ने पुलिस को बताया कि अनंत एक लड़की है और वो दोनों ही एक अनाथालय में साथ थे। रीता जब उस अनाथालय में जांच करने पहुंचती है तो वो 2005 से 2015 तक का लड़कियों का रिकॉर्ड मांगती है। तो वहाँ के लोग कहते हैं, मैडम ये बॉयज ऑर्फनेज है, यहाँ कोई लड़की कभी नहीं रही। रीता उलझ गई क्योंकि साजिद ने कहा था कि वहाँ उस लड़की का शोषण होता था। अगर वो लड़कों का हॉस्टल था तो लड़की वहाँ कैसे आई। रीता इंदू को वहाँ के पुराने सारे रजिस्टर चेक करने के लिए छोड़ देती है और खुद वहाँ से निकल आती है। गाड़ी चलाते वक्त रीता पुरानी बातों को फिर से याद करने लगती है कि आखिर साजिद ने ऐसे क्यों कहा कि फर्नांडिस लड़कियों का शोषण करता था। रीता को अब समझ आ रहा था कि हर कत्ल के बाद मरने वाले का वॉलेट गायब हो जाता था, जिसे पुलिस मामूली चोरी मानकर टाल देती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, अगर अनंत एक लड़की है तो प्रभात के घर से नकली बाल क्यों मिले और लड़कों के अनाथालय में लड़की क्या कर रही थी। पुराने केस की फाइलों से एक और अजीब बात पता चली कि सुपरिंटेंडेंट फर्नांडिस की अलमारी से लड़कियों के परफ्यूम और नकली बाल मिले थे। इसका मतलब अनाथालय में ही कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। इधर इंदू ने पुरानी फाइलें की छानबीन की और उसे अनंत नाम के 2 लड़कों का पता चला। इनमें से एक को 2010 में किसी ने गोद लिया था और वो विदेश में है। रीता तुरंत क्राइम ब्रांच पहुंचती है जहां विक्रम पहले से ही साजिद से पूछताछ कर रहा था। रीता विक्रम को बाहर भेज देती है और खुद साजिद से बात करती है। साजिद कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। तब रीता चालाकी से कहती है, मैंने 10 साल पुरानी फाइलें पढ़ी और मुझे पता है कि फर्नांडिस का कत्ल तुमने नहीं बल्कि अनंत ने किया है। अब वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। ये सुनकर साजिद अनीता को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। वो कहता है, अब तक जितने भी खून हुए हैं सब मैंने किए हैं, अनंत ने किसी को नहीं मारा। इंदू ने रीता को दूसरे अनंत के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी दी। रिकॉर्ड के हिसाब से वो अनाथालय से कब बाहर निकला उसकी कोई तारीख है ही नहीं, लेकिन उसे वहां छोड़ने वाली औरत का नाम ललिता था। जब उस पुराने नंबर पर फोन की जांच की गई तो पता चला वो पुलिस विभाग का नंबर था जो मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जॉय आचार्य के नाम पर था। रीता ने जब जॉय आचार्य के बारे में छानबीन की तो पता चला कि उन पर एक फिल्म बनने वाली है जिसे हाईकोर्ट ने रोक दिया था। इधर अनीता को डर लग रहा था कि पुलिस उसके करीब पहुंच रही है, इसलिए वो अपने पीछे के सारे सबूत मिटाने लगी। उसने चंदू नायक के घर जाकर उसका भी कत्ल कर दिया ताकि वो पुलिस को कुछ बता न सके। कहानी अब साल 1998 में जाती है। जॉय आचार्य एक खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। एक अपराधी का एनकाउंटर करने के दौरान उनकी मुलाकात बाबिन नाम के एक रशियन औरत से हुई थी। ये वही औरत थी जिसे अनीता ने अपने सपने में देखा था। प्रेजेंट में रीता और इंदू अजय नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर से मिलती है जो जॉय आचार्य पर फिल्म बना रहे थे। अजय ने बताया कि जॉय आचार्य का निशाना बहुत पक्का था। वो अपराधी के सीधे माथे के बीच में गोली मारते थे। वो हमेशा एक नीले रंग की कार इस्तेमाल करते थे। 98 के उस एनकाउंटर के बाद से ही जॉय आचार्य और उस रशियन औरत बाबिन के बीच रिश्ता शुरू हो गया था। जॉय आचार्य और बाबिन ने शादी कर ली थी। बाबिन गर्भवती हुई और वो एक खुशहाल परिवार का सपना देखने लगे। लेकिन एक दिन कुछ बदमाशों ने जॉय को ठीक उन्हीं के स्टाइल में गोली मारकर खत्म कर दिया। ये मर्डर ललिता के डांस स्कूल के सामने हुआ था। ये वही ललिता है जिसने अनंत को अनाथालय में छोड़ा था। रीता और उसकी टीम ललिता के पास पहुंचती है। रीता एक बहुत बड़ा सच बताती है। वो कहती है कि डांस स्कूल तो बस दिखावा था,
असल में वो रशियन लड़कियों से गलत काम करवाता था। जॉय की मौत के बाद खुद को जिंदा रखने के लिए बाबिन को भी मजबूरन वही काम करना पड़ा। बाबिन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसने उसका नाम आनंद रखा। हालांकि आनंद एक लड़की थी, लेकिन बाबिन ने उसे हमेशा लड़कों के कपड़े पहनाती थी और लड़का बताकर ही पालती थी। बाबिन को डर था कि अगर दुनिया को पता चला कि आनंद लड़की है तो लोग उसे भी इस गंदे दलदल में धकेल देंगे। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने उसे लड़का बना दिया। एक दिन पुलिस ने वहां छापा मारा। पुलिस को लगा बाबिन ने ये बच्चा कहीं से चुराया है। वो आनंद को उसे छीनने लगे, पर अपनी बेटी को पुलिस से बचाने के लिए बाबिन आनंद को गोद में लेकर बालकनी से कूद गई। इस हादसे में बाबिन की मौत हो गई, पर आनंद बच गई। इसके बाद आनंद कुछ समय तक ललिता के पास रही। एक दिन आनंद एक बिल्ली का सिर फोड़कर घर आई। उसकी हिंसक हरकतें देखकर ललिता डर गई। उसे लगा कि इस बच्ची की वजह से वो पुलिस के चक्कर में फंस जाएगी, इसलिए ललिता ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए आनंद को लड़की होने के बावजूद लड़का बताकर उसे बॉयज अनाथालय में छोड़ दिया। यही वजह थी कि आनंद, जो असल में अनीता है, लड़कों के अनाथालय में पली बड़ी और नकली बाल लगाती थी। रीता ने गुस्से में ललिता से कहा, तुम अच्छी तरह जानती थी कि अनाथालय के सुपरिंटेंडेंट फर्नांडिस का स्वभाव कितना बुरा है, फिर भी तुमने उस बच्ची को वहां क्यों छोड़ा? ललिता ने जवाब दिया कि उस समय वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती थी। उसने आनंद के बारे में नहीं सोचा। आज ललिता अपने किए की सजा भुगत रही है। वो बीमारी और दर्द से तड़प रही है, लेकिन उसे मौत भी नहीं आ रही। इसी बीच चंदू नायक के कत्ल की खबर मिलती है और रीता अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंचती है। वहां मीडिया की भारी भीड़ लगी है। मीडिया को लग रहा है कि साजिद ही असली कातिल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर साजिद पुलिस की कस्टडी में है तो बाहर ये मर्डर किसने किया? रीता अब समझ चुकी है कि ये काम अनीता मतलब आनंद का है। फॉरेंसिक टीम को चंदू के घर से 2 तरह के खून के नमूने मिलते हैं। एक खून चंदू का है और दूसरा शायद कातिल का, क्योंकि कत्ल के दौरान हुई झड़प में कातिल को भी चोट लगी थी। रीता को उम्मीद है कि इस खून की जांच से कातिल का पता चल जाएगा। दूसरी तरफ एसआई कामत उस ड्रग डीलर डॉक्टर को फिर से पकड़ लेता है और उसे इतना टॉर्चर करता है कि वो आखिरकार टूट जाता है। अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर आखिर में सच उगल देता है कि उस रात नशे की पार्टी में उसके साथ रीता मौजूद थी। इधर कमिश्नर अब विक्रम से बहुत नाराज है। उन्हें लगा था कि विक्रम साजिद को पकड़कर केस खत्म कर देगा, लेकिन चंदू के कत्ल से सारा खेल बिगड़ गया। कमिश्नर का भरोसा अब विक्रम पर से पूरी तरह उठ चुका है। कमिश्नर अब विक्रम से बहुत नाराज हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो रीता की बराबरी करना छोड़ दे और डीसीपी बनने का सपना भूल जाए, लेकिन विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने साजिद से सच उगलवाने के लिए उसे ड्रग्स का लालच दिया, पर साजिद ने फिर भी अपना मुंह नहीं खोला। इसी बीच एसआई कामत ने विक्रम को फोन करके बता दिया कि डॉक्टर ने रीता के खिलाफ बयान दे दिया है और अब उनके पास रीता को फंसाने का मौका है। दूसरी तरफ रीता ने जॉय आचार्य के घर के बाहर एक जासूस तैनात किया था। उस जासूस ने अनीता को वहां से निकलते हुए देख लिया और उसकी फोटो रीता को भेज दी। उधर अनीता ने खुद को बचाने के लिए एक नया दांव खेला। उसने अपने न्यूज पोर्टल पर पुलिस की सारी गुप्त जांच की खबरें छाप दी और जानकारी देने वाले के रूप में जूनियर ऑफिसर जतिन का नाम लिख दिया। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। अब रीता ने सारे मोहरों को जोड़कर देख लिया और उसे पूरा सच समझ आ गया। उसने याद किया कि पहली मुलाकात में उस रिपोर्टर ने अपना नाम अनीता आचार्य बताया था। ललिता ने बताया था कि रशियन औरत के बच्चे का नाम आनंद था, यानी जॉय आचार्य का बच्चा आनंद आचार्य ही अब बदलकर अनीता आचार्य बन चुका है। वो लड़की होने के बावजूद बचपन में लड़का बनकर रही, इसीलिए वो विग और मर्दाना अंदाज का इस्तेमाल करती है। रीता ये सारी बात कमिश्नर को बताती है, लेकिन कमिश्नर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि जबकि अनीता ने रीता के खिलाफ खबरें छापी है, इसलिए रीता अब बदला लेने के लिए उसे झूठे केस में फंसा रही है। रीता कमिश्नर को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि अनीता ही कातिल है। वो बस एक बार अनीता के घर की तलाशी लेने की इजाजत मतलब वारंट मांगती है, लेकिन कमिश्नर डर रहे हैं कि अगर रीता को इजाजत दी तो लोग कहेंगे कि वो बदला लेने के लिए एक पत्रकार को फंसा रही है। तभी सोशल मीडिया पर उस डॉक्टर का बयान वायरल हो जाता है। उसमें उसने साफ कहा है कि रीता उसके साथ बैठकर नशा करती थी। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि रीता को ड्रग्स की लत है। इसके बाद हमें रीता के बचपन का एक खौफनाक सीन दिखाया जाता है। रीता की मां इजाबेल एक कांस्टेबल थी और उनका सपना ऑफिसर बनने का था, लेकिन रीता के पिता ने उन पर बहुत सारा कर्ज छोड़ दिया था। इजाबेल को लगने लगा था कि रीता भी बिल्कुल अपने पिता की तरह बिगड़ रही है। इस हताशा में इजाबेल ने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। वो रीता को किचन में ले गई और गैस लीक कर दी। वो खुद को और रीता को आग लगाकर मारना चाहती थी। नन्ही रीता अपनी माँ से रहम की भीख मांगती रही। रीता आज भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है। अब
अब रीता की हालत खराब है, लेकिन कमिश्नर उसे आखिरी मौका देते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है, अगर कल तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। उधर रीता के कहने पर इंदु फिर से जतिन से बात करती है ताकि कोई नया सुराग मिल सके। रीता को अब पूरा यकीन हो गया है कि अनीता ने ही जतिन को फंसाकर सारी जानकारी निकाली थी। अब रीता अपना आखिरी दांव खेलती है। वो जेल जाकर साजिद से झूठ बोलती है कि एक पुलिस एनकाउंटर में अनीता मारी गई है। साजिद ये सुनकर टूट जाता है और अपनी प्रेमिका को आखिरी बार देखने की शर्त पर सारा सच उगल देता है। वो बता देता है कि उन्होंने मिलकर कैसे सारे कत्ल किए। अब रीता अनीता को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। वो जतिन से अनीता को फोन करवाती है। जतिन झूठ बोलता है कि पुलिस ने साजिद को गोली मार दी है और वो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है। ये सुनते ही अनीता घबराकर अस्पताल की ओर भागती है। जैसे ही अनीता घर से निकलती है, रीता पुलिस फोर्स के साथ उसके घर की तलाशी लेने पहुंच जाती है। वहां उन्हें अनीता के चाचा की लाश मिलती है। जाने से पहले अनीता ने उन्हें भी मार दिया था। घर की तलाशी में पुलिस को उन सब लोगों के वॉलेट्स और कत्ल के सारे सबूत मिल जाते हैं जिनकी अब तक हत्या हुई थी। उधर हॉस्पिटल में अनीता को अपनी चालाकी से समझ आ जाता है कि उसे फंसाया गया है। उसने अपने घर में सीसीटीवी लगा रखे थे जिसके अलर्ट उसके फोन में आ जाते हैं और वो देख लेती है कि रीता उसके घर में है। पकड़े जाने के डर से रीता वॉशरूम जाने का बहाना करती है। वहां वो एक नर्स को मार देती है और उसके कपड़े पहनकर भागने की कोशिश करती है। इंदु और जतिन हॉस्पिटल में उसे ढूंढ रहे थे। इसी दौरान इंदु टीम से अलग होकर अकेली पड़ जाती है। मौका पाकर अनीता इंदु पर हमला कर देती है और उसे भी बेरहमी से मार डालती है। जब रीता वहां पहुंचती है तो अपनी साथी इंदु की लाश देखकर वो दंग रह जाती है। इंदु की मौत ठीक उसी बेरहम तरीके से हुई थी जैसे बाकी कत्ल हुए थे। अपने सबसे अच्छी दोस्त को खोने के गम और गुस्से में रीता सीधे जेल पहुंचती है और साजिद को बुरी तरह पीटती है। इस हरकत की वजह से रीता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब वो आधिकारिक तौर पर इस केस पर काम नहीं कर सकती। न्यूज में ये खबर देखकर आदित्य उसे मैसेज करता है कि अगर तुम अब बात करना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। रीता बचपन से अपनी माँ के गुस्से और टॉर्चर के बीच पली बड़ी थी। पुलिस फोर्स में आने के बाद इंदु ही वो शख्स थी जो एक माँ की तरह उनका ख्याल रखती थी। इंदु के जाने से रीता पूरी तरह टूट गई। वो अपना सारा सामान समेट कर विक्रम को चार्ज सौंप रही थी। तभी बच्चों के शेल्टर होम जहाँ रेड लाइट एरिया से बचाए गए बच्चे रखे गए थे, वहां से एक फोन आता है। अनीता वहां पहुंच चुकी है। उसने वहां सबको हॉस्टेज बना लिया है। अनीता ने रीता को फोन करके धमकी दी, अगर तुम बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो फौरन साजिद को लेकर यहाँ आओ। अगर मुझे कोई पुलिस की गाड़ी दिखी तो मैं एक एक बच्चे को मार दूंगी। अनीता ने लड़कियों को एक कमरे में बंद कर दिया है और पूरे सेफ हाउस पर कब्जा कर लिया है। वहाँ की इंचार्ज औरत जब भागने की कोशिश करती है तो अनीता उसे भी मार डालती है। वो मासूम बच्चे अब समझ चुके हैं कि अनीता उनकी रक्षक नहीं बल्कि एक कातिल है। अब रीता के पास कोई रास्ता नहीं बचता। सस्पेंड होने के बावजूद बच्चों की जान बचाने के लिए वो कमिश्नर को फोन करती है और एक आखिरी रिक्वेस्ट करती है। रीता किसी भी कीमत पर बच्चों को बचाना चाहती थी। कमिश्नर उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। फिर भी रीता ने जतिन की मदद से साजिद को कस्टडी से बाहर निकाला और शेल्टर होम की तरफ चल दी। रास्ते में साजिद ने अनीता से फोन पर बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, सरेंडर कर दो। लेकिन अनीता ने बस इतना कहा, तुम यहाँ आओ फिर देखेंगे। जैसे ही रीता और साजिद शेल्टर होम पहुंचे, अनीता ने रीता के हाथों में हथकड़ी लगा दी और उसके गर्दन पर चाकू रख दी। उसने साजिद से कहा कि वो कमरे में रखे कुछ मेडल लेकर आए क्योंकि वो रीता के मुंह में मेडल ठूंस कर उसे मारना चाहती थी। इसी बीच रीता ने एक चाल चली। उसने अनीता से कहा, साजिद ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, वो अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अनीता को यकीन नहीं हुआ और उसने साजिद से पूछा। साजिद मुकर गया, लेकिन रीता एक एक करके वो सारी बातें बताने लगी जो साजिद ने अकेले में उसे बताई थी। अनीता को लगा कि उसके सबसे भरोसेमंद साथी साजिद ने उसे धोखा दिया है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। साजिद अभी भी अनीता को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी नीचे से उन बच्चों की मम्मी की आवाजें आने लगी। असल में रीता ने कमिश्नर से यही गुजारिश की थी कि उन सभी औरतों को रिहा कर दिया जाए, मतलब सेक्स वर्कर्स को। रीता ने उन बच्चों से वादा किया था कि वो उनकी मम्मी को वापस लाएगी और सस्पेंड होने के बावजूद उसने अपना वादा निभाया। जब बच्चे अपने माँ को देखकर शोर मचाने लगते हैं तो अनीता उन्हें चुप कराने के लिए आगे बढ़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रीता ने साजिद से कहा, सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। साजिद का दिल पसीज गया और उसने रीता की हथकड़ी खोल दी। अनीता रीता को मारने के लिए झपटी, लेकिन साजिद ने उसे पकड़ लिया। रीता ने फुर्ती से सभी बच्चों को कमरे से बाहर निकाला। साजिद को अब एहसास हो गया कि अनीता ने उसे सिर्फ अपने बदले के लिए इस्तेमाल किया है। वो चिल्लाकर बोलता है, हमने जो भी किया गलत किया, सब तुम्हारी वजह से किया। साजिद ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अनीता के हाथों में पकड़ा चाकू खुद अपनी गर्दन पर चला दिया। साजिद ने अनीता की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। साजिद की मौत से अनीता पूरी तरह पागल हो गई। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो साथ मरेंगे। वो किचन में गई और गैस सिलेंडर खोल दिया। रीता ने उसे
उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनीता ने आग जला दी। ये बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसे रीता ने बचपन में अपनी माँ के साथ देखा था। एक जोरदार धमाका हुआ। खुशकिस्मती से रीता दरवाजे के पास थी और झटके से बाहर गिर गई, जिससे कि उसकी जान बच गई। सभी बच्चे पहले से ही सुरक्षित बाहर निकल चुके थे। पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई। अनीता ने हिम्मत दिखाकर आग बुझाई और अनीता को बाहर निकाला। अनीता जिंदा तो बच गई, लेकिन वो बुरी तरह जल चुकी थी और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। अनीता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले दिन रीता और पूरी पुलिस टीम इंदु के अंतिम संस्कार के लिए उसके घर पहुंची। वहां इंदु के छोटे बच्चे अपनी मां को उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखकर सबका दिल भर आया। 1 महीने बाद रीता अपने उसी पुराने घर में जाती है जहां उसकी मां ने आग लगाई थी। घर में अब भी जलने के निशान और पुराना सामान पड़ा था। उन यादों को देखकर रीता भावुक हो जाती है, लेकिन अब वो उन कड़वी यादों से आजाद होना चाहती थी। वो आदित्य को फोन करती है क्योंकि अब वो अपने पुराने पछतावे को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। इसी के साथ कहानी का अंत होता है। अगर हम अनंत यानी अनीता के बारे में बात करें तो वो पैदाइशी अपराधी नहीं थी। बचपन से उसके साथ जो हालात हुए उन्होंने उसकी सोच को बिगाड़ दिया। उसे लगा कि इंसान में जो भी अच्छा इंसान होने का नाटक करता है उसका कोई ना कोई बुरा मकसद होता है। फर्नांडिस ने अनाथालय चलाने के नाम पर उसका शोषण किया, जिससे कि उसका इंसानों पर से भरोसा ही उठ गया। बाद में उसने जो भी खून किए वो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए किए। समाज और हालातों ने एक मासूम बच्ची को खूंखार कातिल बना दिया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।